Good morning, all of you. Keep your module in front of you. Worksheet अपने सामने रखो and your notebook also. Very good. Very good. Your chapter is linear equation in one variable, right? And linear equation is very simple. You have read about it, जिसमें हम variable को use करते हैं और variable को find out करते हैं. You know what happens in this chapter? कि वन थिंग विच इज अननोन टू यू. पहले तो इसकी बैकग्राउंड सुन लो कि चैप्टर की बैकग्राउंड क्या होती है. इस चैप्टर में बैकग्राउंड क्या क्या सोचना है आप. ओके, व्हाट यू हैव टू थिंक अबाउट दिस इज वन थिंग विच इज अननोन टू यू व्हेन वी टॉक अबाउट अ नंबर. जब भी अ नंबर की बात होती है वी टॉक अबाउट अ वेरिएबल. लास्ट टाइम आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे इसके. किसी ने x यूज किया, किसी ने m यूज किया, a यूज किया, b यूज किया. यू यूज्ड ऑल द वेरिएबल्स. वेरिएबल कब यूज करते हैं? व्हेन समथिंग इज अननोन टू अस. ओके, व्हेन वी इमेजिन कि ओके हो सकता है ये हो सकता है वो हो. समथिंग दे आर टॉकिंग अबाउट अ नंबर जो हमें सामने नहीं दिख रहा. वी विल स्पीक इट एज x. ठीक है बेटा. सेकेंड थिंग इज, मैं थोड़ा सा इसको साइड पे करती हूँ. आई होप इट इज क्लियर नाउ. बच्चे नो. Keep quiet, all of you, otherwise you will not be able to hear me. Fine. Okay. So here we use a number as variable जो कि unknown है. Second thing is कि हम इसकी equation बनाते हैं. Equation का मतलब कि हम एक relation form करते हैं. जैसे उन्होंने बोला कि twice of a number, you will say twice of x. Added to 3 plus 3 कर दिया, gives us 7. आपने 7 लिख दिया. ठीक है, तो हम एक इक्वेशन अपने आप फॉर्म करते हैं सेंटेंस फॉर्म में. फिर हम x की वैल्यू निकालते हैं इसको सॉल्व करके. ठीक है, दिस इज द प्रोसेस गोज इन द होल चैप्टर. पूरे चैप्टर में आपको यही चलता है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्रॉसवर्ड में दिख रहे हैं यहाँ पे. देयर इज अ ब्यूटीफुल कॉलम बिलो दैट. कॉलम के ऊपर प्लीज राइट डाउन लेफ्ट साइड पे अक्रॉस लिख लो और राइट साइड पे उसको लिख लो डाउन. राइट डाउन द हेडिंग एट द टॉप. मॉड्यूल के अंदर ही लिख लो. यू नो व्हेनेवर वी डू क्रॉसवर्ड करते हैं तो उसमें हम अक्रॉस और डाउन की बात करते हैं. यू नो इट. फाइन. सो अक्रॉस में वी हैव क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट. एंड यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1. तो डाउन में व्हेन वी टॉक अबाउट नंबर 1 इट इज 6m इज इक्वल टू 36. डाउन, डाउन मतलब आपको दिख गया सबको नंबर 1 दिख गया डाउन में. रेज योर हैंड. कैन यू सी क्रॉसवर्ड में नंबर 1 डाउन? Yes, very good. Everybody has seen. Okay. Now what we are going to do? 6m is equal to 36. We have to find the value of m. So m will be equal to 36 divided by 6. You know, m के साथ जो भी नंबर लिखा हुआ है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट. तो यहाँ पे जब इसको हम ट्रांसफर करेंगे 6 को तो वो हमारे पास आ जाएगा. यहां से इधर ट्रांसफर हो गया तो यहाँ पे आके हो जाएगा डिवाइड. ओके, तो जब डिवाइड हो गया सो यू आर डिवाइडिंग 36 by 6. यू नो इट, इट इज 6 ओनली. ओके, एवरीबॉडी नोज. नाउ 6 लिखने के लिए यू हैव टू यूज योर अल्फाबेट्स. SIX. डाउन कॉलम में यू हैव नंबर 1 में आपके पास 3 कॉलम्स हैं. यू कैन सी इट. इट इज लाइक दिस. सबको दिख रहा है यहाँ पे. इट इज लाइक दिस. 3 कॉलम्स है नंबर 1 में. 1 2 3. इट इज नंबर 1 आपका यहाँ पे लिखा हुआ है डाउन में. एवरीबडी कैन सी. तो यू कैन राइट इट एज SIX. 6 आपका आंसर आ रहा है. यू हैव टू राइट लाइक दिस. ओके, so this is the way to do. You have to solve it and find the answer, and answer you have to write in words. अगर आपका 7 आंसर आ रहा है तो आप लिखोगे SEVEN. 9 आंसर आ रहा है तो यू विल बी राइटिंग NINE. समझ आ गया बेटे? एवरीबडी हैज अंडरस्टूड द रूल.
ओके, एवरीबडी हैज फिल्ड इट बेटा। इसमें 3 कॉलम थी आपके पास, नंबर 1 में डाउन में यू रोटेड SIX। अभी 5 नंबर जो है इसके साथ ही नंबर 5 है, यू कैन सी हियर ये x से क्रॉस हो रहा है, यहाँ पे नंबर 5 लिखा हुआ है, यू कैन सी इट अक्रॉस में। अक्रॉस में यू कैन सी आई एम ड्रॉइंग इट ओवर हियर जस्ट टू टेल यू कि हमने चलना कैसे है। फाइन, लेट अस सी इसका 5 का आंसर क्या आ रहा है। 5 आपके पास क्वेश्चन था 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 22। नोटबुक में आपका क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, यू कैन नॉट डू इट ओरली। Solve these all questions in the notebook. Whatever answer you get, fill it in the module. क्रॉसवर्ड आपको नोटबुक में नहीं बनाना, आंसर आपको निकालना है रजिस्टर में, उसका जो आंसर आएगा वो आपको क्रॉसवर्ड में फिल करना है। ओके, लेट अस सॉल्व इट। Do you know how to solve, how to find the value of y here? Do you know it? पता है आपको, किए हैं आपने क्लास में ये क्वेश्चंस ऐसे? हम्म, ओके। लोटस सेक्शन। Okay, first of all, raise your hand. I want to see, do you know how to solve it? Okay, good, good, very good. Then you know it. Many children know it. Who know it, start doing. Who don't know, they listen to. ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। You know what we do in this? कि यहाँ पे आपके पास वेरिएबल जो है, वेरिएबल के साथ साथ हमारे पास कौन सा नंबर लिखा हुआ है, those we have to check. यहाँ पे you can see y के साथ 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे -10 है, दो नंबर है हमारे पास जो कि वेरिएबल के आसपास है। We have to shift those numbers to the right side क्योंकि हमने वेरिएबल को यहाँ पे अकेला छोड़ना है। So what we'll do, we will take 10 first on the other side. 2y is equal to 22 plus 10. When we transport it to the other side, it becomes opposite sign. Right? यहाँ पे negative था तो उधर जाके plus हो गया. It has become 32. 2y is equal to 32. अभी 2 और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब उसको ट्रांसफर करेंगे it will be 32 divided by 2. Okay, and when you do it in lowest form, it will be 16 to the 32. So your answer is 16. जो जिन बच्चों ने अपने आप किए have they got 16 as answer? Very good, very good. Solving is most important thing. अगर आप ठीक solve कर रहे हो, then your chapter is clear. Very good, hands down, wonderful. This chapter is very important. ये चीजें आपकी हायर क्लासेस तक चलेंगी। जिसको नहीं ट्रांसपोजिशन आती है प्लीज आस्क मी। जो माइनस हो रहा है उधर जाके प्लस हो जाएगा, जो प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और जो डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लीज रिमेंबर, मैं अभी ये रूल आपको लिखवाऊंगी इस क्वेश्चन के बाद। फर्स्ट राइट डाउन द आंसर ऑफ 16। 16 के पहले यहाँ पे लेटर्स लिखो, जस्ट सी ऑल द लेटर्स आर कंप्लीटेड, कैन यू सी 16 SI, 2 कॉलम आपके यहाँ पे हैं, एक्स ऑलरेडी लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है। उसके बाद 16 TEEN। ओके, आपके पास ये जो कॉलम बने हुए हैं ये सारे के सारे आपको काउंट करके देखो, आर यू फिलिंग ऑल द कॉलम्स? 16 जब आपने लिखा सारे कॉलम फिल हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर्स है आपके और 7 आपके पास ब्लॉक्स थे, सारे के सारे ब्लॉक्स में आपने इसको 16 आंसर लिख दिया। राइट इन कैपिटल लेटर्स, ये नहीं कि कोई छोटा लेटर कोई बड़ा लेटर, वो फिर आपकी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। राइट प्रॉपरली स्मार्टली इन कैपिटल लेटर्स, यू हैव इनफ टाइम। ओके, यू हैव कम टू नो क्रॉसवर्ड वैसे भी आपको करना आता है, यू डू इन अदर सब्जेक्ट्स आल्सो क्रॉसवर्ड, यू नो हाउ टू फिल। एक मैंने आपको ये डाउन वाला करवाया है, एक मैंने आपको अक्रॉस वाला करवाया है।
ओके, टू लेट यू नो कि कैसे हमने फिलिंग करनी है. नाउ वी विल बी डूइंग फ्यू क्वेश्चंस ऑफ दिस जो कि थोड़े डिफिकल्ट है. इजी वाले आप अपने आप करोगे. ठीक है, तो वी आर गोइंग टू डू हियर. आई एम क्लीनिंग ओवर हियर. लेट अस सी. नाउ फोकस ऑन योर नोटबुक क्योंकि अभी हम सॉल्विंग का काम करेंगे. फिलिंग आप घर जाके करो. क्रॉसवर्ड में जो भी फिलिंग द ब्लैंक्स हमने करनी है, जहां जहां आपने लिखना है अक्रॉस में, डाउन में, वो आप घर जाके स्पेलिंग फॉर्म में लिख लोगे या फिर आपको स्कूल में टाइम मिलेगा कभी, यू कैन डू दैट. ओके, नाउ लेट अस डू सेवंथ वन. सेवन नंबर ठीक डालना. सेवंथ हमारा किस में है? अक्रॉस में है. ठीक है, इट इज g/2 इज इक्वल टू 9.5. प्लीज सॉल्व इट. प्लीज रिमेंबर, जिन बच्चों को थोड़ी मुश्किल लगती है, रिमेंबर इट. ऊपर लिखो ट्रांसपोजिशन. ट्रांसपोजिशन, ये रूल लिखो. मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रांसपोजिशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये चीज आपको याद रहनी चाहिए. ट्रांसपोजिशन में व्हाट डू यू डू? प्लस विल मूव टू माइनस. जब इक्वल के अदर साइड पे जाएगा माइनस हो जाएगा उसका साइन. जो माइनस होगा उधर जाके प्लस बन जाएगा. नंबर नहीं चेंज होगा. ओके, it is changing, sign is changing. Then if we have product sign, उधर जाके divide हो जाएगा. And if we have division sign, it will become multiply. You know why I'm telling it? यहीं पे आपकी गलती होती है स्टूडेंट्स की. मैंने देखा है कि वैसे उनको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. इफ यू आर डूइंग 5 क्वेश्चंस करेक्ट तो एक सिक्स्थ वाला रॉन्ग हो जाता है बिकॉज वो भूल जाता है कि अरे यहाँ पे तो डिवाइड करना था, वहां तो मल्टीप्लाई करना था. Okay, let us take example, little example. You also write down कि फर्स्ट एग्जांपल में मान लो आप यहाँ पे +10 है तो उधर जाके -10 हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे मेरे पास 3 + 10 है तो इधर जाके हमारे पास क्या हो जाएगा? जो भी नंबर होगा मैं आई एम नॉट राइटिंग दिस नंबर, फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगी. थिंक ऑफ कि हमने जब 10 को ट्रांसफर किया उधर तो हमारे पास हो गया -10. अगर यहाँ पे -7 था तो व्हेन वी ट्रांसपोज इट ऑन द अदर साइड इट विल चेंज इट्स साइन. ओके, एंड व्हेन देयर इज अ मल्टीप्लीकेशन, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है किसी के साथ, वहां जाके या तो आप इसको डिवाइड बाय ऐसे लिख दोगे फ्रैक्शन का साइन डाल के, या फिर उसको लिख दोगे डिवाइडेड बाय 7. ठीक है, जैसे मर्जी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी. मल्टीप्लाई 7 ट्रांसपोज होके डिवाइडेड बाय 7 मीन्स वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है, ऐसे लिखो या वैसे लिखो, इसको और करके लिखो, तो आप जैसे मर्जी इसको यूज कर सकते हो. ओके, देन अगर आपके पास डिवाइडेड बाय 5 है, यहाँ पे 5 डिवाइड हो रहा है, मान लो जैसे यहाँ पे जी के साथ 2 क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है ना यहाँ पे 2. ठीक है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो वी विल टेक इट ऑन द अदर साइड एंड वी विल पुट मल्टीप्लीकेशन साइन. प्लीज नोट इट डाउन. अगर आता है तो भी नोट करो क्योंकि इसमें इसी चीज को हमने कंसंट्रेशन करनी है. यहाँ पे आपकी कॉन्शियसनेस है, आप ध्यान से कर रहे हो, देन योर क्वेश्चन कैन नॉट बी रॉन्ग. ओके, वेरी गुड. एवरीबडी नोट डाउन एग्जाम्पल ऑल्सो. सारे क्वेश्चंस में हमें यही रूल फॉलो करना है. चलो गुड बेटा. नाउ प्लीज सॉल्व इट. अभी सेम रूल हम यहाँ पे लगा रहे हैं. यहाँ पे ऑब्जर्व करो, क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो केयरफुली व्हाट इज हैपनिंग हियर. g/2 इज इक्वल टू 9.5. g/2 मीन्स g से 2 क्या हो रहा है? डिवाइड या मल्टीप्लाई? हु से डिवाइड? रेशो हैंड जिनको दिख रहा है कि डिवाइड हो रहा है. 2 डिवाइड हो रहा है जी के साथ. यस, वेरी गुड.
g के साथ 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो व्हेन वी ट्रांसपोज इट ऑन द अदर साइड इट विल बी मल्टीप्लाई 2। अभी अभी हमने यही रूल पढ़ा है यहाँ पे। 2 यहाँ पे डिनोमिनेटर में था, डिवाइड हो रहा था, व्हेन वी टेक इट ऑन द अदर साइड इट इज मल्टीप्लाइड। प्लीज मल्टीप्लाई इट, टेक केयर, दिस इज पॉइंट ओवर हियर 9.5 डेसिमल मल्टीप्लिकेशन, केयरफुली। What is coming? What is coming? Row section. Very good. Row section first boy. Very good बेटा, जल्दी से बता दो, माइक ऑन करो। What is coming? Where should the decimal come? 19 के बाद 19 के बाद 19.0। So G की वैल्यू आ रही है 19.0। Okay, when you will be writing in your crossword, वहां पे आप क्या लिखोगे? 19 like this. Okay, 19. क्रॉसवर्ड यू कैन फिल एट होम, जब आप फ्री हो जाओगे क्रॉसवर्ड में फिलिंग कर लेना। अभी सॉल्व करने पे फोकस दो कि हमने क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। राइट, नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन 4 इन डाउन। ओके, लेट अस, अब मैं आपसे पूछ के करूंगी। नाउ यू नो ऑल द रूल्स। वी आर डूइंग डाउन का क्वेश्चन नंबर 4। बेटे आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको क्योंकि मैं बीच बीच में से करवा रही हूँ ना। Easy वाले questions I am leaving for you. We are doing only difficult questions. Okay, you do with me. Rest you can do at home. Question number 4, down में। Down में question number 4 क्या है? Note it down. There is a bracket. छोटे छोटे questions है। You have to do it carefully. 2 times bracket में है w minus 5 is equal to 24. Don't forget to write this. बाद में फिर आपको देखना है यहाँ पे कि कौन से नंबर का 4 है, कौन अक्रॉस का है या डाउन का है। Mention it over there. Okay. In case of bracket, ब्रैकेट का मतलब क्या है? आपको जब आपको छोटी क्लासेस में ब्रैकेट का मतलब सिखाया गया था, बॉड मास सिखाया गया था 6th क्लास में, इट वाज टोल्ड टू यू कि ब्रैकेट का मतलब होता है वो उससे मल्टीप्लाई हो रहा है। यही मतलब हुआ ना कि ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है वो उससे मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई का मतलब कि आप इसको 2 को यू कैन ट्रांसफर इट ऑन द अदर साइड। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आप डिवाइड कर दो, टेक 2 ऑन द अदर साइड। ठीक है, वट एवर नंबर इज मल्टीप्लाइंग ओवर हियर, आई टोल्ड यू उधर जाके डिवाइड होगा। तो इसको जब हमने सॉल्व किया इट इज बिकमिंग 12। सो w minus 5 is equal to 12। To find the value of w we have to leave it alone। तो हमें 5 को उधर ट्रांसपोज करना पड़ेगा। सो वी विल टेक w is equal to 12 plus 5। राइट, तो आंसर क्या आ रहा है? इट इज 17। ओके, W की वैल्यू जो आ रही है, जो आपकी वेरिएबल की वैल्यू आ रही है, दैट इज द फाइनल आंसर। किसी ने अपने आप निकाला है ये क्वेश्चन बिना मेरे देखे, बिना बोर्ड से देखे? किसी ने जल्दी भी निकाल लिया होगा, मुझे पता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। योर प्रैक्टिस, योर ओन थिंकिंग वर्क्स अ लॉट। ठीक है, जिनको नहीं समझ आ रहा, आई एम गोइंग स्लोली टू टेल देम द रूल मेथड, कैसे हम ट्रांसपोज करते हैं, कैसे हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, जिनको आता है वो कंटिन्यू करो इसको, साथ साथ में अपना फिलिंग भी कर सकते हो इफ यू वांट। ओके, सो नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 14 अक्रॉस में। अक्रॉस क्वेश्चन नंबर वी आर डूइंग 14। थोड़े थोड़े जो ट्रिकी हैं वो हम क्लास में कर रहे हैं अभी। ठीक है,
14th is, let us write down the question. Minus 4v plus 3 is equal to minus 84. लिपसिंग करो, बोल बोल के लिखो. वेरी गुड. डेफोडिल सेक्शन, जसकरण. डेफोडिल सेक्शन, जसकरण. बेटे आगे आओ. टेल मी हाउ टू स्टार्ट. आंसर तो आपने निकाला नहीं होगा अभी. जिस मेरे को बताओ कि हम इसको शुरू कैसे करें. वेरी गुड. जसकरण प्लीज कम. आ जाओ आ जाओ. आई विल हेल्प यू. डोंट लिसन टू अदर चिल्ड्रन. How will you do, beta? How will you start? Yes. Yes. Will we take minus 4 on the other side? And plus 4. What do we do? कि माइनस 4 को जब उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मैम डिवाइड. नो. प्लस 4 नहीं होगा बेटा. यहाँ पे माइनस 4 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. यहाँ पे हिडन साइन आपको दिख रहा है. ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है कि माइनस 4 एक नंबर है. मैं इसको दोबारा लिखती हूँ. माइनस 4 एक नंबर है जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. तो माइनस 4 को हमें ट्रांसपोज करना है ऑन द अदर साइड. And divide. डिवाइड. वेरी गुड. तो यू विल बी डूइंग v प्लस 3 को इधर रहने दोगे. माइनस 84 डिवाइडेड बाय माइनस 4. ओके. व्हाट वुड यू डू? आगे क्या करोगे आप? माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा. इट विल बी इक्वल. 4 से डिवाइड करोगे 21. ओके. एंड देन व्हाट वुड यू डू? नेक्स्ट क्या करोगे बेटा? v प्लस 3 इज इक्वल टू 21. अब क्या करोगे? मैम 3 minus. हाँ बोलो बोलो. इक्वेशन बताओ. व्हाट शुड आई राइट हियर? v इज इक्वल टू. मैम v is equal to 21 minus 3. Excellent. 21 minus 3. Very good. Please go and complete it. Go. Go and do it in the notebook. Yes. Mic off करो. Mic off करो बेटा. So what are you getting? V is equal to, it is coming 18. Okay. V is equal to 18 is the answer. Rest all are same. One more I want to do. 8th question in down section. Everybody note it down. See the rule. देखो मैंने एरो कैसे लगाया है यहाँ पे. बेटा टेक केयर. अब आपको कंफ्यूजन हो रही थी. उसने बोला कि माइनस 4 उधर जाके प्लस हो जाएगा. माइनस 4 किसी के साथ माइनस नहीं हो रहा है. माइनस 4 खुद एक नंबर है. आपको दिख रहा है माइनस के आगे साइन है, पीछे नहीं है. यहाँ पे माइनस होता तो मैं कहती कि माइनस 4 जो है माइनस हो रहा है उसके साथ. आपने इंटीजर्स पढ़ा हुआ ना चैप्टर. तो माइनस 4 खुद एक इंटीजर है, एक नंबर है जिसको हमने ट्रांसपोज करके उधर उठा के जाना है. ओके. So let us see next. I want to do question number 8 in down section. Question number 8. ध्यान से देखो इसको. 7g by 4 is equal to 35 by 2. सेम रूल फॉलो करना है आपने. ध्यान से देखो वेरिएबल के साथ साथ क्या हो रहा है. डाउन सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 8. 7g by 4 is equal to 35 by 2. Sunflower section.
Sunflower, Sarabjit Singh. Ma'am, absent. Okay. Row section. Okay, Sunflower से Lakshdeep. जब मैं किसी बच्चे को बुलाती हूँ ना बेटा, सब लोग उसको नहीं देखेंगे. ओके, इफ इज प्रेजेंट ही कैन हियर मी. उसने आगे आना है तब उसको देख लेना. सब काम छोड़ के अपना पीछे उसको देखते हो. एवरीबडी कंटिन्यू जिनको आता है. यस बेटा, कैन यू टेल मी. जी के साथ यहाँ पे क्या लगा हुआ है और हम कैसे यूजर लेके जाएंगे. पता है बेटे आपको. नो. ओके, जाके बैठो फिर. गो एंड लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली. इफ यू डोंट, ध्यान से बोर्ड की तरफ देखो. ये थोड़ा सा मुश्किल भी है, आई नो, सबको आता नहीं होगा. रो सेक्शन, लास्ट कॉर्नर गर्ल नियर द कर्टन साइड पे. या प्लीज कम एंड हेल्प मी. हाउ शुड वी स्टार्ट. मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर करके लिखूं तो वी कैन राइट लाइक दिस. ठीक है, दे हैव द सेम मीनिंग. मैंने जी को थोड़ा सा अलग कर दिया है. हाँ जी बेटे. 7g equal to 35 upon 2 multiply 4. Excellent. Excellent. Please clap for her. Wonderful. She has told very smartly कि one by one हम नंबर को उधर लेके जाएंगे. माइक ऑन करो. यू हैव टू कंटिन्यू. अभी तो शुरू नहीं हो बेटा, आगे बताओ. अभी तो हम आधा लेके गए ना उधर. आगे बताओ. वेरी गुड. वी कैन कट इट बेटा. काट सकते हैं ना इसको यहाँ पे लोएस्ट फॉर्म में. ठीक है, इट विल बी 70 over here. Then what would you do next? G equal to 70 divide 7. G is equal to 70 by 7. 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया. सो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 10. वेरी गुड. प्लीज सिट डाउन. So 10 is the answer. You can express it in letters. ठीक है, नंबर्स में इसको एक्सप्रेस करके आप इसको बाद में क्रॉसवर्ड में डाल देना. वेरी गुड बेटा. इफ यू आर सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चन अगर मेरे साथ कर रहे हो ना, इट मीन्स योर पूरा का पूरा चैप्टर इज क्लियर. कोई डाउट ही नहीं है. ओके, एंड इसमें जो बाकी क्वेश्चंस है जितने भी लेफ्ट ओवर है अक्रॉस में या डाउन में, यू विल बी एबल टू डू, क्योंकि हमने सब टाइप के क्वेश्चंस इसमें से उठा के कर लिए. Remaining, you will be completing yourself at home. Okay. Turn the page now. Come to MCQ. Let us see MCQ now. Question number 1. In a hostel mess, 50 kg rice are consumed every day. 50 kg rice are consumed. Consume मतलब कि रोज के जो मेस में जो खाना बनता है, कितने राइस जो है वो बनते हैं स्टूडेंट्स के लिए, कितने राइस यूज होते हैं उनके. ओके, दैट इज द 50 kg ऑफ राइस कंज्यूम्ड. राइट डाउन टोटल राइस कंज्यूम्ड. रजिस्टर में इसको लिखना पड़ेगा आपको शॉर्ट फॉर्म में. बहुत लंबा सेंटेंस नहीं लिखना, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए. कितने राइस कंज्यूम होते हैं आपके पास? 50 kg. ओके, एंड if each student gets 400 gram of rice per day, one student, एक स्टूडेंट कितना कंज्यूम करता है? कितना राइस आप खा सकते हो? एक स्टूडेंट कितना खा सकता है? कंज्यूम्स, वो कितना कंज्यूम करता है? इज इक्वल टू 400 ग्राम. एक बच्चा 400 ग्राम खाता है. ठीक है, यूज कितना होता है टोटल? 50 kg. They are asking number of students who take meals in the hostel. कितने number of students हैं?
कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, हाउ विल यू फाइंड? अब आपका ये सिंपल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो आप इसको एक्सपोज करोगे, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स। प्रॉपर हमने एक क्वेश्चन की फॉर्म में करना है, सब्जेक्टिव की फॉर्म में करना है, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे से पूछे गए हैं कि कितनी है, तो टोटल हमने सपोज कर लिए कि वो एक्स है। तो हर एक स्टूडेंट 400 ग्राम 400 ग्राम 400 ग्राम राइस कंज्यूम कर रहा है। इसका मतलब है कि 400 प्लस 400 प्लस 400, हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार 400 कंज्यूम हो रहा है, एक्स टाइम्स। हर एक बच्चा 400 ग्राम 400 ग्राम 400 ग्राम कंज्यूम करता है, कितने से कितनी बार, एक्स टाइम्स। तो फिर आपके पास वो जो 400 इंटू एक्स है वो किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू 50 kg। दिस इज द स्टोरी। ओके, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये वाला सेंटेंस लिखा है। तो अदरवाइज यू कैन राइट डायरेक्टली दैट 400 इंटू एक्स इज इक्वल टू 50 kg। यू कैन सी बेटा, इनकी ग्राम्स और किलोग्राम डिफरेंट डिफरेंट यूनिट है, इसको कन्वर्ट करो। 1 ग्राम 400 ग्राम में कितने, ये ग्राम्स है आपके पास, टेक केयर। तो 400 ग्राम में कितने केजी होंगे, 1 केजी में कितने ग्राम्स होते हैं, 100। रेज योर हैंड हु से 100, 1 केजी में 100 ग्राम्स होते हैं। ओके, 1000 होते हैं, रेज योर हैंड। In 1 kg there are 1000. Very good. Okay, so we can do here 400 by 1000 kg. Okay, हमने ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट कर दिया। Now we can write it here 400 by 1000 x is equal to 50। अब आपको केजी की और ग्राम लिखने की जरूरत नहीं है आसपास, क्योंकि आपने उनको सेम बना दिया। प्लीज राइट डाउन दिस ऑल्सो। आपको पता है जब स्मॉल टू बिग यूनिट कन्वर्ट होती है, स्मॉल टू बिग, तो हम इसको डिवाइड करते हैं 1000 से। साइंस में भी करते हो आप, केजी टू ग्राम करोगे तो मल्टीप्लाई होगा, ग्राम टू केजी करोगे तो डिवाइड होगा। ओके, सो प्लीज फाइंड आउट द आंसर। डेफोडिल सेक्शन, रंजोत, जल्दी से आके मेरे को आंसर बताओ इसका। बहुत इजी कैलकुलेशन है। डोंट डिस्टर्ब हिम, अगर वो कर रहे हैं तो उसको करने दो। एक स्टेप का क्वेश्चन है, लेट हिम डू। 0 0 काटनी है, मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। रंजोत कम फॉरवर्ड। ओके, डेफोडिल सेक्शन फर्स्ट बेंच बॉय, जिनके पास माइक है बेटे जल्दी से बता दो। मिडल रो, लास्ट बेंच डेफोडिल सेक्शन, डोंट टॉक बेटा। हाँ जी, व्हाट इज कमिंग बेटा? वेरी गुड। 4x is equal to 50 into 10. Okay. 500 and equal to 500 by 4. What is coming? 125. Very good. 125 is coming. It is correct answer. तो आपकी ऑप्शन है इसमें, आपने this is the 3 option. वेरी गुड बेटा, प्लीज सिट डाउन। हु फाउंड 125? खुद जिन्होंने निकाला है 125। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट बेटा, वेरी गुड। द थिंग्स विच यू नो ऑलरेडी कंटिन्यू, ठीक है, वेट नहीं करने की। मैम बोलेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, मैम बोलेंगे तो हम ट्रांसफर करेंगे, डिवाइड करेंगे। वेरी गुड, हैंड्स डाउन।
Okay, you have understood this process in the small questions. अभी क्रॉसवर्ड में हमने यही तो चीजें सीखी हैं कि ट्रांसपोजिशन कैसे करनी है. Same time here. Okay, very good. So 125 is the correct answer. Second question. Rahim's father is 3 times as old as Rahim. See the question very carefully. Statement question है ये आपका. Okay. The question is Rahim's father is 3 times as old as Rahim. हम इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो हम लिखेंगे कि फादर जो है फादर इज इक्वल टू 3 टाइम्स रहीम. शॉर्ट फॉर्म में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग हो रही है हमें सेंटेंस को पढ़ के. ओके, यू कैन राइट इन रफ ऑल्सो कि फादर की जो एज है दैट इज 3 टाइम रहीम. इफ सम ऑफ देयर एजेस इज 56, देयर एजेस इज 56. अब देयर एजेस मीन्स अभी फादर की एज जो है वो 3 टाइम्स रहीम से एज है, तो किसको सपोज करोगे, रहीम को या फिर फादर को? Whose age you will suppose? Raise your hand who say कि रहीम की एज को हमें एक सपोज करना पड़ेगा. Raise your hand. Very good. Very good. Sunflower section, very good. Think it and raise your hand. Don't look here and there. Very good. Very good. Hands down. Write down. Let Rahim's age is equal to X years. ठीक है, प्रॉपरली एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह इसको करो. ओके, इट कुड कम इन योर 2 मार्क्स क्वेश्चन ऑल्सो, नॉट नेसेसरली कि आपका एमसीक्यू में ही आएगा ये. राइट, देन फादर्स एज अकॉर्डिंग टू कंडीशन, फादर्स एज क्या हो जाएगी? 3 टाइम्स एक्स. फाइन. सो this was about the first sentence which we wrote here. What are they telling in second sentence? If sum of their ages is 56 years, sum of their ages, दो बंदों की बात हो रही है, दोनों का जब हम ऐड करेंगे that will be 56. ठीक है, जो जो कंडीशन उन्होंने दी थी we have written here. What is father's age? Find out. ये क्वेश्चन आपने अभी अभी सॉल्व किए हैं ऐसे वाले. ट्रांसपोजिशन में क्या करते हैं हम? Solve it please. X plus 3x is equal to 56. Everybody move your pen. Daffodil section, very good. Do it. Many children, they are writing themselves. Sunflower section, I can see. Rose section, I can see. You know it how to do. Very good. Be confident. Who don't know, they can see here. X के साथ यहाँ पे कोई नंबर नहीं है. It means वहां पे 1 है. It is understood. So you are adding it. 1 plus 3. 1 plus 3x is equal to 56. So it is 4x is equal to 56. You are taking x on the other side. Right? You are taking x on the other side now and you are finding the value of Rahim's age. Please do it and tell me what is coming. X is equal to 56 by 4. Sunflower section. Parmeet Singh. Tell me the answer. हाँ जी बेटे, निकाला है आपने? Have you found? No. No? Okay, do it then. Okay, I can see the hands. Second bench, row section, middle row. Very good, bete. Please calm, that girl is raising her hand. X equals to 13. What? X is equal to what is that? 40.
14. Okay. X is equal to 14. So Rahim's age is 14. तो आंसर क्या होगा? X is okay. 14 आ गया सबका. Answer. What is the answer? What are they asking? Okay. That girl can come. उसके पीछे जो बैठी है. Yes, rose section. Tell me the final answer. 14 is not the answer, na? Forty-two. 40. You are multiplying, na? Father's age क्या होगी बेटा? Father's age क्या है? 14 into 3 is equals to 42. 14 into 3. That was 3x. Okay. So it is 42. 42 years. So which option is matching? It is B option. Right? 42 years is the correct answer. Okay, beta, please revise till here. You have done a lot today. Chalo, bye-bye. Children who are noting from the board, they can complete it. Students. वेरी गुड. चलो बच्चे शुरू करते हैं हमारा एक बार फिर से. ये देखो, राइट डाउन द हेडिंग. प्लीज राइट डाउन द हेडिंग. हम पीडीएफ के ऊपर फिगर दिखाएंगे और उसी के ऊपर लिख के समझेंगे एक्स्ट्रा बातें. सभी बच्चे रेडी हो जाएं फटाफट. चैप्टर का नाम लिख लो. टीचर का नाम भी पता होना चाहिए. आई एम धीरज वशिष्ठ. डेट भी डालो बेटे, डेट डालनी चाहिए. धीरज वशिष्ठ इज माय नेम. धीरज वशिष्ठ. ओके, आगे बढ़ते हैं बेटे. ये देखो, सबसे पहले इधर बात करते हैं. दिख रहा है बेटे आपको क्या चीज दी हुई है? हाउ डज द इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क्स. ये इलेक्ट्रिक फ्यूज का फिगर दिया हुआ है और मैं सारी चीजें आपको बताता हूं. सबसे पहले ये किस चीज का फ्यूज है? इसको सिंपल फ्यूज भी बोल देते हैं. फ्यूज और इलेक्ट्रिक फ्यूज भी बोलते हैं. ये क्या चीज है बेटे? ये एक सेफ्टी डिवाइस है. सेफ्टी डिवाइस. फ्यूज ऐसा भी दिखता है, ऐसा भी दिखता है. फ्यूज ऐसा भी दिखता है, ऐसा भी दिखता है. दोनों तरफ से दिखते हैं. ये वाला ज्यादा यूज होता है. ये घरों में यूज होता है और ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में यूज होता है. इलेक्ट्रॉनिक्स. आप ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रिकल पर्पसेस के लिए है, ये इलेक्ट्रॉनिक पर्पसेस. इलेक्ट्रॉनिक पर्पसेस वो होते हैं जिसमें बिजली की खपत कम हो. इलेक्ट्रिकल वो होते हैं जो ज्यादा बिजली कंज्यूम करते हैं, जिनका बिल ज्यादा आता है. ठीक है बेटे. अब बच्चे कहते हैं सर ये सेफ्टी डिवाइस का मतलब क्या है? क्यों है ये सेफ्टी डिवाइस? व्हाई? बेटे इसका आंसर समझो. ये सेफ्टी डिवाइस ऐसी है, अगर ये हमारे घरों में लगी होगी तो जो इंसान को, हमारे फैमिली मेंबर को बिजली का करंट लग गया, इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, उसकी इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से कभी भी डेथ नहीं होगी. वो मरने से बच जाएगा. ये इसका मतलब है. यानी आप कह सकते हो इट प्रोटेक्ट्स द ह्यूमन लाइफ. इट प्रोटेक्ट्स ह्यूमन लाइफ फ्रॉम, कहां से बेटे? इलेक्ट्रोक्यूशन से. इलेक्ट्रोक्यूशन. इलेक्ट्रोक्यूशन क्या होता है? बिजली के करंट की वजह से मौत हो जाना. इस वर्ड को याद कर लो. अगर भूल जाओ तो
तो इलेक्ट्रिक शॉक भी लिख सकते हो। अब बच्चा कहता है सर आपकी बात हम मान लेते हैं कि ये हमें मरने से बचाता है अगर बिजली का करंट लग जाए फैमिली मेंबर को, लेकिन कैसे, ये तो बताओ कैसे बताता है, बचाता है। तो उसके लिए मैं बताने लगा हूं, शाबाश ध्यान से सुने। सबसे पहले एक बच्चे पेपर में कभी कभी ना सिंबल ऑफ द फ्यूज पूछ लेता है बेटे, सिंबल ऑफ फ्यूज। पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको याद होना चाहिए इसका सिंबल ऐसा होता है, दिस इज द सिंबल ऑफ द फ्यूज। सभी बच्चों को बनाना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे बचाता है। मान लीजिए हम 2 डायग्राम बनाते हैं, एक में हम फ्यूज लगाते हैं, एक में नहीं लगाते। मान लीजिए ये करंट लेकर आती है लाइव वायर। कहां से करंट लेकर आएगी बेटे? हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन से। जैसे हमारे पंजाब में या चंडीगढ़ में जो बिजली आती है, कहां से आती है? नंगल डैम से। वहां पर बांध बना हुआ है, पानी गिरता है टरबाइन के ऊपर, बिजली बनती है। तो पानी की मदद से, पानी के बहाव की मदद से जब हम बिजली बनाते हैं तो उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन। तो ये लाइव वायर वहां से करंट लेकर आती है बेटे। जो लाइव वायर, 2 तरह की वायर्स होती हैं, ये करंट लेकर आएगी और ये हमारे घर में, ये हमारा होम है और इसमें बिजली के मीटर के अंदर आई ये लाइव वायर और यहां से हमारे घर के अप्लायंसेस को मिल गई, फ्रिज को मिल गई, बल्ब को मिल गई, पंखे को मिल गई, वगैरह वगैरह। मान लीजिए ये हमारे घर में बल्ब को मिल गई और फिर वापस यहां पर जाती है उसी मीटर में और वहां से एक वायर करंट वापस लेके जाती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन तक, वापस वापस लेके जाएगी। और इस वायर को बोलते हैं हम न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल वायर। अगर किसी बच्चे ने जजमेंट करनी हो, सर मैं अगर मीटर को खोलूं तो मेरे को पता लग जाएगा कौन सी वायर कौन सी है? बिल्कुल। जो मीटर के अंदर रेड कलर की वायर होती है उसको लाइव वायर बोलते हैं। लाइव वायर कौन सी होती है बेटे? रेड। ये रेड वायर होती है, बिजली लेकर आती है। फिर एक बिजली वापस लेकर जाएगी, ये वायर ब्लू होती है, ब्लू। न्यूट्रल वायर ब्लू होती है, कभी कभी इसको ब्लैक भी ले लेते हैं। अब ध्यान से सुनना मेरे पास, ध्यान से सुनना। बिजली की, बिजली आई और ये घर में बल्ब जग रहा है और वापस चलेगी। मान लीजिए यहां पर एक सॉकेट लगी हुई है, सॉकेट। ये सॉकेट ऐसे आपने देखी होगी घरों में। इस सॉकेट में किसी बच्चे ने अपना फिंगर डाल दिया, इसने इसमें फिंगर डाल दिया सुराख में से, छोटे बच्चे ने। तो अब क्या होगा? जो लाइव वायर करंट लेकर आए इसकी बॉडी में, वो इसकी सॉकेट से इसकी बॉडी में आएगा बच्चे के, और बच्चे से जमीन में चले जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। ये बिजली इस बच्चे को छोड़ेगी नहीं, मार के छोड़ेगी जब तक ये बिल्कुल जल ना जाए, इसकी बॉडी कंकाल ना हो जाए। कब? अगर हमने फ्यूज नहीं लगाया तब। The child will be electrocuted due to the current passing through the child body, because current will come from the live wire. From the socket it will enter to the child body and from there it will go to the earth. और अर्थ कहेगी जितना मर्जी करंट दो मेरे को। नंगल डैम बोलेगा जितना मर्जी करंट मेरे से लो। बीच में कौन आ गया? बच्चा। तो बच्चा मर जाएगा, क्योंकि अर्थ बहुत ज्यादा करंट हैंडल कर सकती है। और नंगल डैम से जितना मर्जी करंट मंगवाई जाओ, वो तो फैक्ट्रियां चला देता है। और बीच में छोटा सा बच्चा, वो सर्किट के अंदर आ गया, उसकी बॉडी में से करंट निकलेगा, एक्सपायर हो जाएगा, मर जाएगा।
लेकिन अगर फ्यूज लगाएंगे तो क्या होगा। अब दूसरा फिगर देखते हैं। ये वायर आया, लाइव वायर रेड कलर वाला, जो नंगल डैम से करंट लेकर आता है। राइट बेटे, ध्यान से सुनते जाना। मैं इसको यहां पर फ्यूज लगा दिया और फ्यूज लगा के फिर घर के अंदर जो बना हुआ मीटर है उसमें पहुंचाया। अब मैंने फ्यूज लगाया, देखो पहले फ्यूज नहीं लगाया। और इस मीटर से फिर मैं अपने घर में ये मान लीजिए रेफ्रिजरेटर में बिजली चला गया और रेफ्रिजरेटर से वापिस आई एक तार मीटर में गई और मीटर से फिर वापस लगी करंट न्यूट्रल वायर जो कि ब्लू कलर की होती है। सर्किट कंप्लीट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रिज हमारा चलना लगेगा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात क्या होती है। मान लीजिए इस केस में घर में हमारी कोई सॉकेट है, उसको अब बच्चा हाथ लगाएगा या कोई घर में गलती से बड़ा बंदा भी हाथ लगा देता है तो क्या होता है। ध्यान से सुनो। ये लाइव वायर से मीटर से होते हुए फिर फ्यूज से होते हुए करंट उसकी बॉडी में जाएगा, फिर अर्थ में जाएगा, अर्थ में जाएगा। और अर्थ जो होती है ना, बहुत ज्यादा करंट खींचती है। जैसे ही अर्थ ने ज्यादा करंट खींचा वो इस बंदे की बॉडी में से भी जाएगा। लेकिन ये जो फ्यूज होता है, इस फ्यूज की जो वायर होती है वो हमने लेड और टिन मेटल की बनाई होती है। लेड और टिन मेटल को अलॉय से बनाई होती है। ये कॉपर की वायर नहीं होती। फ्यूज के अंदर जो ये वायर दिख रही है ना, ये देखो, ये पतली सी वायर देखो, ये वाली वायर टिन और लेड की होती है। इसकी खासियत क्या है, ध्यान से सुनो। इसकी खासियत ये है कि जब तक तो करंट कम बहता है, कम बहता है, तब तक तो ये अपने आप को मेंटेन रखती है, बिल्कुल भी पिघलती नहीं है, टूटती नहीं है। जैसे ही करंट ज्यादा खींचता है इस वायर में से, तो ये गर्म होकर इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है और ये पिघल जाती है और टूट जाती है, यहां से सर्किट टूट जाता है। ये इसीलिए इस अलॉय की बनाई होती है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। अगर इसकी जगह हमने कॉपर की वायर ही लगाई होती तो वो जैसे इधर थी, इधर कॉपर की वायर है, तो ये इंसान मर जाएगा। लेकिन अगर टिन और लेड की है, ज्यादा करंट निकलते ही ये गर्म हो जाएगी और हीट पैदा हो जाएगी। हीट पैदा होने से ये मेल्ट हो जाएगी और बड़ी जल्दी मेल्ट हो जाएगी, मेल्टिंग पॉइंट लो है। कॉपर की वायर जो है फ्यूज के बाहर, वो तो एज इट इज रहेगी, उसमें कोई ब्रेकेज नहीं आएगी। फ्यूज की वायर जो कि लेड और टिन के अलॉय की बनी होती है, ज्यादा हीट पैदा होने से मेल्टिंग पॉइंट लो होने की वजह से जल्दी पिघल जाएगी। जैसे ही ये पिघल जाएगी तो फ्यूज की वायर ऐसे टूट जाएगी बीच में से। ये देखो ऐसे टूट गई, यहां से टूट गई। टूटने से करंट जाएगा नहीं क्योंकि सर्किट ओपन हो गया। सर्किट ओपन हो गया तो इस बच्चे को इलेक्ट्रिक जर्क तो लगेगा, झटका तो लगेगा, लेकिन वो मरेगा नहीं। इसीलिए इसको बोलते हैं अ सेफ्टी डिवाइस। जिन बच्चों को फ्यूज का वर्किंग समझ आ गया, प्लीज रेज योर राइट हैंड। शाबाश। जिनको समझ आ गया प्लीज रेज योर राइट हैंड। बहुत अच्छा, डाउन 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 डाउन। जिनको ये नहीं समझ आया वो लेफ्ट हैंड खड़ा करे, जिनको ये नहीं समझ आया। ओके। अब टीचर अपने बच्चों के लिए, प्यारे प्यारे बच्चों के लिए एक बार फिर से इंग्लिश में बोलते हैं, ध्यान से सुनना, क्योंकि पेपर में आपने इंग्लिश में लिखना है। अभी तो हमें कॉन्सेप्ट समझ आया, अब आपने देखना है कि टीचर कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं ताकि उस वर्ड्स को पकड़ के पेपर में आप आंसर लिख सको। टर्मिनोलॉजी देखनी। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फ्यूज? आंसर, electric fuse is a safety device. It protects our family members from death.
due to electrocution. Second point, what is the material used for making fuse wire? It is the alloy of lead and tin. Third question, why we use this alloy? Why not the wire of the fuse is a wire of copper? Answer, the lead tin alloy has low melting point. When a huge current tries to pass through it, the heat melts it and it gets broken and circuit becomes open. Therefore, it protects our family member from death. Fourth point, should we connect the copper wire in place of lead tin wire if fuse is blown? जब बच्चे ऐसे फ्यूज की वायर टूट जाती है तो उसको बोलते हैं ब्लोन फ्यूज। ये देखो अंदर से ये यहां से टूटा हुआ है देखो, जबकि अगर इंटेक्ट फ्यूज, जब तक ये फ्यूज नहीं होता तो ऐसे जुड़ा होता है देखो। गॉट इट? जैसे बीच में से हीट की वजह से ये मेल्ट हो गया तो इसको बोलते हैं ब्लोन फ्यूज। नया फ्यूज लेकर आना पड़ेगा तो लगेगा। तो क्या हमें इस लेड और टिन की वायर की जगह कॉपर की वायर लगा देनी चाहिए कि नहीं लगा देनी चाहिए? इसका आंसर मेरे को बताएगा एक बच्चा। शाबाश, कौन बच्चा बताएगा? जसकरण बताएगा। जसकरण, डैफोडिल में। डैफोडिल प्लीज कम ऑन द माइक। बेटे आपने ये बताना है कि अगर मेरा फ्यूज उड़ गया तो मैं उसकी उड़ी हुई वायर पे यहां पर कॉपर की वायर दोबारा जोड़ के इसको ठीक कर लूं या नहीं? शाबाश जसकरण, माइक ऑन करो पहले, माइक ऑन करो। जसकरण बेटे टीचर पूछ रहे हैं आपका फ्यूज ब्लोन ऑफ हो गया, उसका वायर हट गया और सर्किट ब्रेक होने से फ्रिज चलना बंद हो गया। अब मैं दोबारा चलाना चाहता हूँ, फ्यूज को निकाला, उसकी वायर यहाँ कॉपर से जोड़ दूं कि ना जोड़ दूं? सर जोड़ जसकरण कहता है सर जोड़ सकते हैं। इसका मतलब है इस बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी, बिल्कुल ही नहीं सुना इसने लेक्चर, और इसका मतलब ये बातें बुतें कर रहा था। शुभप्रीत कौर, LT लोटस में शुभप्रीत कौर, कम ऑन द माइक। शुभप्रीत कौर, शाबाश। आप बताओगे बेटे अगर ब्लोन फ्यूज हो जाए मैं कॉपर वायर से जोड़ लूं कि ना जोड़ लूं? बोलो, माइक ऑन करके फिर से बोलो। कुछ भी सुनाई नहीं देता आपका बेटा। सनफ्लावर का एक बच्चा कुछ कहना चाहता है। शाबाश, माइक ऑन करके बोलना चाहिए बेटे। चलो छोटे बच्चे हैं, आपसे शायद माइक ऑपरेट नहीं हो रहा। सुनो बेटे, आज सनफ्लावर में डू यू वांट टू से एनीथिंग? बेटे एक बच्चा आया तो है माइक पर। Then the answer should be copper wire or not? I said should I connect the blown fuse using the copper wire or not? बेटे आपका आंसर ठीक है पर माइक आपका अच्छा सा नहीं है। तो इस बच्चे ने जवाब दिया सर आप इसको जोड़ तो सकते हो लेकिन कॉपर वायर से नहीं जोड़ना, आपको टिन और लेड की अलॉय वायर लेकर आनी है इलेक्ट्रीशियन से, टिन और अलॉय की, तभी आपका फ्यूज दोबारा काम करेगा। मैंने कहा बेटे अगर मैं कॉपर की वायर से जोड़ दूं तो क्या होगा? तो आप कहोगे सर फ्यूज के दोनों टर्मिनल में अगर यहाँ कॉपर की वायर आ जाएगी तो अगर आपके फैमिली मेंबर को करंट लगेगा और ज्यादा करंट निकलने से कॉपर की वायर तो पिघलेगी नहीं, उसका मेल्टिंग पॉइंट तो हायर होता है, कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट हायर होता है, तो वो पिघलेगी नहीं और टूटेगी नहीं।
तो करंट लगातार आता रहेगा और आपका फैमिली मेंबर पक्का मर जाएगा। तो उस बच्चे को जो पहले क्लास में बुलाया था मैंने, पता नहीं उसका ध्यान कहाँ था, वो कह रहा है जी जोड़ सकते हैं कॉपर से। तो उसने कुछ सीखा ही नहीं, बातें बूतें करते रहते हैं क्लास में। तो इसका मतलब याद रखना है, आपने बोलना है कि ब्लोन फ्यूज की वायर जोड़ तो सकते हैं, लेकिन यू हैव टू यूज दी सेम वायर। फ्यूज को निकालो, लेड और टिन के अलॉय से जोड़ो, यहां से लेकर यहां तक टर्मिनल जोड़ो और फिर से इसको लगा दो, आपका फ्रिज चलने लगेगा दोबारा से। ठीक है। कॉपर वायर से क्यों नहीं जोड़ना कभी? कॉपर वायर से जोड़ के आपका फ्रिज तो चल जाएगा, लेकिन इस फैमिली मेंबर की लाइफ रिस्क पर है। जिसको इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, कॉपर वायर पिघलती नहीं है गर्म होकर, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, तब उस बंदे की मौत हो जाएगी। लोटस के बच्चों का ध्यान नहीं है पढ़ने में भाई, सिर्फ लोटस, ओनली वन क्लास इज नॉट स्टडिंग। मैं आपकी फोटो खींच के व्हाट्सएप करता हूँ प्रिंसिपल में। ओनली वन क्लास इज नॉट स्टडिंग। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब हम दूसरी पीडीएफ के ऊपर चलते हैं। ये देखो क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल को मैं अपने बच्चों को अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान से सुन लेना। 5 मार्क्स का आता है। कोई भी बच्चा पहले नीचे नहीं देखेगा, बिल्कुल भी नहीं देखेगा। मैं ऊपर एक चीज समझाने लगा हूं, उसको देखो। सबसे पहले मेरे बच्चों को समझ आना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट, ध्यान से सुनना बेटे, ये क्या होता है। योर अटेंशन। होता ऐसा है कि मैंने एक मटेरियल ले लिया, इसको सॉफ्ट आयरन बोलते हैं। सॉफ्ट आयरन का मतलब ये नहीं है कि ये नरम लोहा, ऐसे मत समझ लेना। सॉफ्ट आयरन, आयरन की एक टाइप होती है जिसमें थोड़ी कार्बन की कंटेंट डाली होती है, और इसकी, इस सॉफ्ट आयरन के ऊपर हमने कॉपर की वायर को ऐसे लपेट दिया। मल्टी टर्न्स, मल्टी टर्न्स ऐसे कॉपर की वायर को लपेट दिए। क्लियर है बच्चे? और नीचे से हमने बैटरी लगा दिया, प्लस माइनस प्लस माइनस। लंबी वाला रेखा जो होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल, छोटा नेगेटिव। जैसे ही मैं इस बैटरी को ऑन करता हूं, इसमें से करंट निकलता है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। जैसे ही इसमें से करंट निकलता है, तो ये सॉफ्ट आयरन का पीस मैग्नेट बन जाता है। मैग्नेट, बिजली के पास होने से, इलेक्ट्रिसिटी के पास होने से ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। किसी भी आयरन की चीज को, जैसे आयरन की पिन हो, तो उसको अपनी तरफ खींच लेगा ये। लेकिन इसकी खूबी एक ये है कि जब तक इसके वायर के अंदर से करंट जाएगा, तब तक ही ये लोहे का पीस अपनी तरफ खींचेगा। जैसे ही इसमें करंट को बंद कर दो, तो यहाँ आयरन का पिन जो चिपका हुआ था वो नीचे गिर जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ए मैग्नेट which behaves like a magnet, attracts the iron parts only till electric current flows in its wire. The moment electric current drops to zero, जैसे इलेक्ट्रिक करंट का बहना बंद हो जाएगा, the soft iron piece no more act as a electromagnet and the iron material which was sticking to it will drop down. फिर ये लोहे के पीस को अपनी तरफ खींचेगी नहीं, पकड़ के नहीं रखे। जिन बच्चों को ये चीज समझ आ गई, वो इलेक्ट्रिक बेल के आर्टिकल को बहुत आसानी से समझ ले। एक बात याद रखना है, इलेक्ट्रोमैग्नेट को सोलेनॉइड भी बोल देते हैं। सोलेनॉइड, दोनों वर्ड याद रखना। ओके। अब हम समझते हैं जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिक बेल होती है वो कैसे काम करती है। सबसे पहले बताना चाहूंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट ही उसको, उसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करेगी। ये देखते हैं क्या है हमारे पास।
ध्यान से देखो बेटे, ये हमारी बैटरी लगी है, गौर से देखो, बैटरी करंट भेजेगी, ये ऑन ऑफ स्विच है, ऑन ऑफ स्विच, प्रेस करेंगे तो बैटरी करंट भेजेगी, नहीं कर, अगर इसको उंगली को हटा लेंगे तो करंट नहीं जाएगा। ये देखो, ये सॉफ्ट आयरन का पीस है, उसके ऊपर कॉपर की तार लपेटी हुई है, देखो ये आई, ये कॉपर की तार इधर से जाती हुई ऐसे जाती है, ऐसे ऐसे लिपटी हुई है। यानी बच्चा बोलेगा सर, जो आपने सिंपल तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेट बना दिया, वो इसने ऐसे बनाया हुआ है। बिल्कुल सही। देखो कॉपर की वायर ऊपर लिपटी हुई है, नीचे आयरन का पीस है, और यहां से ये एक ऐसे हार्ड मटेरियल का, लोहे का लगा हुआ है, इसको हैमर बोलते हैं, और ये भी स्टील का बना होता है, गोंग। अगर ये हैमर इसके ऊपर टकराए जाकर तो टन की आवाज आएगी, पीछे हट जाए तो नहीं आएगी, फिर से दोबारा टकराएगा, टन की आवाज आएगी, पीछे हट जाएगा, नहीं आएगी। ओके, अब हम देखते हैं और क्या क्या है इसमें। ये स्क्रू लगा हुआ है, ये क्या लगा हुआ है, सॉफ्ट आयरन का स्ट्रिप लगा हुआ है। अब हम देखते हैं बेटे ये काम कैसे करता है। अभी तक टीचर ने क्या बताया, स्ट्रक्चर बताया। इलेक्ट्रिक बेल में गोंग होता है, हैमर होता है जी, स्क्रू होता है, सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप है, ऑन ऑफ स्विच है, बैटरी है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। सिर्फ आपको स्ट्रक्चर बताया। अब हम देखते हैं ये काम कैसे करता है, ध्यान से सुनना। मान लीजिए इस बंदे ने फिंगर को ऐसे नीचे को दबा दिया, प्रेस कर दिया। जैसे ही प्रेस कर दिया तो ये वाली वायर जिस पर टीचर रेड डॉट लगा रहा है, और ये वाली वायर जिसके ऊपर अब रेड डॉट लगा रहा है, ये दोनों उसके प्रेस करने की वजह से आपस में जुड़ जाती, ऐसे जुड़ जाती। इसका मतलब है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट ऐसे बहने लगेगा ऊपर तक। ये देखो, ये दिखाया हुआ है। देखो इस बुक वाले ने थोड़ी गलती कर दी, इसने एरो के करंट ऐसे उल्टा बना दिया बच्चे। करंट तो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से चलता है ऐसे। तो आप या तो बैटरी चेंज कर दो, ऐसे करते हैं हम, बैटरी ही चेंज कर देते हैं। चलो, ये वाली लंबी डंडी कर दी मैंने, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब ठीक है, आप कह सकते हो सर देखो ये करंट गया, ये करंट गया, ये कॉपर की वायर में से निकला, ये सॉफ्ट आयरन के पीस को इलेक्ट्रोमैग्नेट बना देगा, ये करंट इधर चला गया, और यहां से ये करंट आगे ऐसे ऐसे चला गया। अब ध्यान से सुनना, जैसे उस बंदे ने इसको दबाया तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। इस इलेक्ट्रोमैग्नेट ने इस लोहे के पीस को अपनी तरफ खींच लिया, क्योंकि मैग्नेट अट्रैक्ट्स दी आयरन पीसेस। जैसे उसने आयरन पीस को खींचा, ये हैमर डोंग के साथ टकराया जोर के, टन, तभी बोला हैमर हिट्स दी गोंग। लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि जैसे ही इसने इसके साथ टर्न करके टकराया, तो स्क्रू और इसके बीच में यहां पर एयर गैप आ गया। देखो एयर गैप, इसका मतलब इसके टर्न करते ही, आगे खींचते ही, यहां से इलेक्ट्रिक सर्किट ओपन हो गया, टूट गया। जबकि इधर जुड़ा हुआ था, देखो यहां से जोड़ के दिखाना है। जब जोड़ेंगे, दबाया, करंट भागा, उसने हैमर को खींचा इलेक्ट्रोमैग्नेट ने, ये हैमर आ गया है, यहां पर एयर गैप हो गया, स्क्रू और सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप में गैप आ गया। जैसे ही ओपन सर्किट हो गया, करंट फ्लो करना बंद हो गया। करंट फ्लो करना बंद हो गया तो ये मैग्नेट नहीं रहेगा, क्योंकि टीचर ने बोला था इलेक्ट्रोमैग्नेट तभी तक मैग्नेट रहता है जब तक उसमें करंट जाए। जब सर्किट में करंट ही खत्म हो गया एयर गैप की वजह से, तो ये मैग्नेट नहीं बचेगा। मैग्नेट नहीं बचेगा तो ये हैमर बैक साइड पर पीछे गिर जाएगा, एकदम से वापस गिर जाएगा। तो हमने यहाँ पर कड़ी पत्ती लगा रखी होती है, बिल्कुल कड़ी पत्ती। जैसे ही वो करंट खत्म हुआ, ये हैमर पीछे गिर गया, पर हैमर के पीछे गिरते ही यहां पर फिर से कांटेक्ट बन गया, एयर गैप खत्म हो गया। एयर गैप खत्म हो गया, करंट फिर से बहने लग गया। करंट बहने लग गया तो ये मैग्नेट बन गया। मैग्नेट बन गया तो उसने एक हैमर को अपनी तरफ खींच लिया, और वो गोंग के साथ जाकर टकरा जाएगा, फिर से टन की आवाज आएगी। इसलिए यहां पर मेक ब्रेक, मेक ब्रेक, मेक ब्रेक, मेक ब्रेक का कॉम्बिनेशन होता रहता है। सनफ्लावर के बच्चे, सिट डाउन। व्हाई आर यू रोमिंग इन द क्लास?
बेटे ये बच्चा कौन सा है जो रोम करके पीछे गया, इसका नाम बताना जरा मेरे को। फर्स्ट बेंच, सनफ्लावर। सनफ्लावर में स्टैंड अप, सरदार बच्चा खड़ा हो। हाँ बेटा, ये जो बच्चा खड़ा है इसका नाम बताओ मेरे को। आई विल कंप्लेन दिस गाय। कमाल होगी, क्लास चल रही है, रोमिंग कर रहे हो। सिट डाउन। मैं लास्ट बार छोड़ रहा हूँ इस बच्चे को, ध्यान से सुनो। तो ऐसे ही मेक ब्रेक होता है, तो इस तरह से ये बेल बजती। अब टीचर इस सारी वर्किंग को एक बार फिर से इंग्लिश में बताएंगे, ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ए मैग्नेट which attracts the iron pieces towards it, but it remains a magnet till current flows through it. The moment current drops to zero, it no more act as an electromagnet. It will no more attract the iron pieces towards it. Number one. Number two, our electric bell works on the principle of electromagnet. On this situation, ये देखो ये दोनों जुड़े हुए हैं। दिस इज मेक सिचुएशन। यहां पर एयर गैप होने की वजह से ब्रेक सिचुएशन बोलते हैं, ब्रेक। आप कहोगे व्हेन देयर इज अ मेक, आई मीन सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप एंड स्क्रू आर टचिंग टू ईच अदर एंड द पर्सन प्रेसेस द बटन, देन करंट फ्लोज इन द बैटरी from positive terminal to negative. On pressing, when current flows, this soft iron piece becomes electromagnet. It attracts the hammer towards it. Hammer strikes against the gong of the steel, and we will get the sound of ton, like metal strikes the metal. As a result, it strikes against the gong. There comes the air gap between the soft iron strip and screw, and as a result circuit becomes open. No more current will flow. When no current flows through it, it will no more act as a magnet. Then hammer of iron hammer will fall back. When fall back, there will be no ton voice. In the next moment, when it fall back, this break becomes make once again. It becomes make, current starts again flowing, it hits. So therefore, number of times make break occurs, and that is why we listen the voice of the electric bell like this, टन 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 टन, like this. जिन बच्चों को इलेक्ट्रिक बेल समझ आ गया, प्लीज रेज योर राइट हैंड। प्लीज रेज योर राइट हैंड जिनको समझ आ गया भाई। एक हाथ खड़ा करना ही है, जिनको नहीं समझ आया वो लेफ्ट हैंड। जिनको नहीं समझ आया वो लेफ्ट हैंड, जिनका कोई हाथ नहीं है वो क्लास छोड़ दें। नो नीड टू सिट इन माई क्लास। एक हाथ खड़ा करना ही मैं चेक कर रहा हूँ। ये लोटस के लास्ट वाले बच्चे, आई एम आस्किंग फ्रॉम लोटस, रेज योर राइट हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड, और लेफ्ट हैंड इफ नॉट अंडरस्टूड। लोटस ओके, डाउन बच्चे। लेट मी आस्क द सेम क्वेश्चन फ्रॉम रोजिस। रोजिस, इफ यू हैव अंडरस्टूड रेज द राइट हैंड। लेफ्ट भी खड़ा कर सकते हो अगर नहीं समझ आए, डाउन। डैफोडिल प्लीज रेस्पॉन्ड मी बच्चे, हैव यू अंडरस्टूड? बहुत अच्छे। सनफ्लावर प्लीज, सनफ्लावर हैव यू अंडरस्टूड? बहुत अच्छे डाउन। बेटे मैंने ज्यादा अलग अलग से जोर डाल के थोड़ा जबरदस्ती करके इसलिए पूछा क्योंकि मेरे को पूरी उम्मीद है, पूरी, कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा फाइनल पेपर में। शाबाश, लिख लो, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, अब हम असाइनमेंट को वापस करते हैं। देखो असाइनमेंट खींच लो, वापस ले आओ, असाइनमेंट निकालो, पुल आउट योर असाइनमेंट, आपको दे रखी है ऑलरेडी। शाबाश, सभी बच्चे असाइनमेंट निकालेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। देव वांट्स टू डिम द लाइट।
क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो सभी। वो डिजिटल बोर्ड पे जाने बस डिजिटल बोर्ड पे हाँ जी श्योर। ओके बेटे, now let's start on the assignment. What is the question number 4? Dev wants to dim light in the room at night while sleeping. His night lamp was not working. He had filament type bulb in the room, so he covered the bulb with a cloth to get the dim light. Had the decision taken by the Dev was right or not? Shabash. My question is from Daffodil. डैफोडिल में एक बच्चा बहुत अच्छा बताया मेरे को, अभिनूर कौर। अभिनूर कौर, हु इज अभिनूर कौर? प्लीज कम ऑन द माइक बेटे। मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। ये लड़का सोने लगा था अपने रूम में, इसने देखा कि मेरा नाइट लैंप खराब हो गया, वो जलता ही नहीं है, नाइट लैंप खराब हो गया। अब इसके यहाँ पर इनकैंडिसेंट लैंप लगा हुआ है, फिलामेंट वाला। इसने सोचा कि मैं बल्ब को जगा लेता हूँ, पर थोड़ी थोड़ी लाइट आती रहे, यहाँ पर मैं कपड़ा लपेट देता हूँ ताकि थोड़ी थोड़ी लाइट आती रहे और सो जाता हूँ। क्या इस लड़के का ये डिसीजन सही है या गलत है? आपने बताया। गलत है तो क्यों, सही है तो क्यों? शाबाश। जो पुराने जमाने का बल्ब होता था जिसमें ऐसे फिलामेंट लगा था, इसको इनकैंडिसेंट लैंप बोलते हैं, जो कि जगने के ऊपर रोशनी तो देता है पर गर्म भी हो जाता है। शाबाश। गलत डिसीजन है, इंग्लिश में बताओ। she said this is a wrong decision. Why? How will you write in the examination? Why is it a wrong decision? इंग्लिश में बताओ बेटे, तब तो बात है। Sir, this is his decision is wrong. ये तो आपने पहले ही बता दिया wrong. Why will you endorse your statement logically? लॉजिक करो, क्यों क्यों गलत है? कोई डैफोडिल में कोई और डेयरिंग बच्चा है जो कहता है सर मैं बता सकता हूँ? सर भेजना कोई शार्प बच्चा भेजना क्लास में। बोल रहे हैं Sir, मैंने you ऊपर why this is wrong decision बेटा बेटे क्वेश्चन ये है कि कपड़ा लपेट के नहीं सोना चाहिए, डिम लाइट करना चाहता है वो बल्ब के ऊपर। इस बच्चे ने डिसीजन बोला गलत है, इंग्लिश में बताना है। व्हाई इज bulb will get heated. हाँ तो बल्ब विल गेट हीटेड, उससे क्या हुआ? It can catch fire. यस, बस इतने दो वर्ड बोल लेते बेटे, जाओ शाबाश। तो आप भी बोलोगे जो पुराने जमाने का इनकैंडिसेंट लैंप होता है वो जब ग्लो करता है तो वो लाइट तो छोड़ता ही छोड़ता है, लेकिन उसका ये कांच गर्म हो जाता है, वो हीट भी बहुत ज्यादा छोड़ता है। हीट छोड़ने से इस कपड़े को आग लग सकती है और जिससे पूरा घर जल सकता है। अब इसी चीज को हम इंग्लिश में बोल के दिखाता हूँ, पेपर में प्रोफेशनल लैंग्वेज कैसे लिखनी। हम कहेंगे the decision taken by the boy is wrong because incandescent lamps are such lamps which when releases light also releases a lot of heat. This heat can burn the cloth bound over the body of the bulb. The cloth can catch fire. As a result, there will be casualties in the home. Even the person can die while sleeping. So it is a risky and wrong decision. दूसरा क्वेश्चन है,
what instead of filament bulb can be used to dim the light in that case? कहता अगर इनकैंडिसेंट बल्ब आप नहीं कर सकते, यही डिसीजन लेना हो कपड़ा लपेटने का, तो इसकी जगह कौन सा बल्ब लिया जा सकता है? विच काइंड ऑफ बल्ब यू कैन टेक? एनीबॉडी? कोई ऐसा बल्ब जो कपड़ा लपेटा जा सके और कपड़े को आग ना लगे, ऐसा कोई बल्ब हो सकता है डिम लाइट करने के लिए? मेरे को चाहिए सनफ्लावर में से एक बच्चा, जसकीरत कौर मान। जसकीरत कौर मान बेटे, शाबाश। सनफ्लावर में से कौन है? हाँ बेटे बताओ, डू यू नो एनी सच बल्ब जिसको अगर कपड़े में लपेट भी दिया जाए तो वो आग नहीं पकड़ेगा? यस या नो बोलो बेटे, पता है आपको? Sir, tube light. ट्यूबलाइट में भी पकड़ सकता है आग, वो भी तो धीरे धीरे गर्म होती है कंपैरेटिवली, इतना जल्दी गर्म नहीं होती, पर वो भी हो जाती। बैठ जाओ, शाबाश। उस बल्ब को बोलते हैं एलईडी बल्ब। इसका फुल फॉर्म क्या होता है बेटे? लाइट emitting डायोड। लाइट emitting डायोड। ये सिर्फ रोशनी छोड़ता है, हीट नहीं छोड़ता। अगर छोड़ता है तो बहुत मामूली हो छोड़ता है, तो ये कपड़ा गर्म नहीं आएगा और तब ये डिसीजन ठीक हो सकता है। सभी बच्चे ने याद रखना है, ये लाइट emitting डायोड किस मटेरियल का बना होता है? लिख लो इसका नाम। इट इज कंसिस्टिंग ऑफ ध्यान से सुनो, क्या नाम है? गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड। गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड, इस चीज का एलईडी बल्ब बना होता है बेटे, आपको ये पता होना चाहिए। ओके, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, which of these consumes least electricity for producing the same amount of light? 4 तरह के बल्ब ले लिए बेटे, CFL, LED, फिलामेंट बल्ब जिसको इनकैंडिसेंट बल्ब बोलते हैं, और फ्लोरिसेंट ट्यूब, जो घरों में हमारे ट्यूब लगी होती है, सिंपल फ्लोरिसेंट ट्यूब। ये 4 तरह के बल्ब लिए हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। वो कहता है ये चारों रोशनी देते हैं, लेकिन बिजली की खपत किसमें कम होगी? विच विल कंज्यूम द लीस्ट इलेक्ट्रिसिटी? मेरे को इसका आंसर चाहिए कौन से बच्चों से? रोज में से। रोज में से एक बच्चा है प्यारा सा, लविशा। लविशा, हु इज लविशा? प्लीज कम ऑन द माइक। बेटे आपने मेरे को बताना है इन चारों बल्बों में से बिजली का बिल किसमें कम आएगा? फ्लोरिसेंट ट्यूब। Fluorescent tube. बच्चा कह रहा है फ्लोरिसेंट ट्यूब। आपका आंसर गलत हो गया बेटे, बैठ जाओ, मैं बता दूं। शाबाश। देखो अगर आपको इस तरह से पता हो ना, आप टेक्नोलॉजी याद करो। सबसे पहले कौन सी टेक्नोलॉजी आई थी? ये वाली, ये वाली जिसको एडिसन साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा था, इनकैंडिसेंट बल्ब। लेकिन बल्ब से हमने रोशनी लेनी है, ये तो बहुत ज्यादा हीट भी छोड़ता था। फिर साइंटिस्टों ने जो बोला कि हीट से हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, तो ये ठीक नहीं है बल्ब। हमें तो रोशनी चाहिए, हीट थोड़ी चाहिए। फिर पहले नंबर पे ये डिस्कवर हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ फ्लोरिसेंट ट्यूब। तो ये थोड़ा थोड़ा गर्म होती थी, लेकिन रोशनी देने के लिए काफी जगह ऑक्यूपाई करती थी और महंगी भी आती थी। तो फिर साइंटिस्ट ने नहीं भाई, सस्ता भी चाहिए, जगह भी थोड़ी चाहिए और रोशनी भी चाहिए। फिर तीसरे नंबर पे उन्होंने ये डिस्कवर करा, CFL। CFL बल्ब में जगह तो कम आ गई, रोशनी भी ज्यादा आ गई, लेकिन इसकी रोशनी आंखों में चुभती बहुत थी, वेरी ब्राइट, आंखों में बहुत ज्यादा चुभती थी।
तो ये भी टेक्नोलॉजी खत्म है। और इसका बिल भी ट्यूब के मुकाबले आ जाता था। इसका बिल, जितना बिल ट्यूब का आता था थोड़ा बहुत उससे कम आता था। इनकैंडिसेंट बल्ब का तो बहुत ज्यादा बिल आता था। लेकिन जब एलईडी बल्ब लगाया बेटे, एलईडी बल्ब लाइट देता है, यस, हीट देता है, आप नो कह सकते हो, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल, नाम मात्र। बिजली का बिल जब कम आएगा, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंजप्शन कम है। इलेक्ट्रिकल कंजप्शन पावर की वो कम है। अगर वो कम है तो कम यूनिट यूज होंगे, कम यूनिट यूज होंगे तो बिजली का बिल भी कम आएगा। तो आपने बोलना है एलईडी बल्ब मोस्ट प्रेफरेबल है। तो आपके घरों में भी सारे एलईडी बल्ब होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, which type of the wire are used for electrical transmission? जो हमारी इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन होती है नंगल डैम से लेकर, आपका शहर कौन सा बेटे, आपके सिटी तक, योर सिटी, नंगल डैम से लेकर योर सिटी तक, ये जो वायर्स हैं जो बिजली लेकर आएंगी, ट्रांसमिशन वायर, ये किस मटेरियल की बनी होनी चाहिए? शाबाश। क्वेश्चन नंबर 6 ये पूछ रहे हैं। ऑप्शंस हैं कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, और फिर बाद में कह रहे हैं कॉपर एंड एल्यूमिनियम बोथ। कौन बच्चा इसका आंसर बताएगा? मैं चाहता हूं, एक बच्चा लोटस में है, बड़ा, मेरे को बोला गया बड़ा ब्राइट बच्चा है ये, वरजोत कौर, वरजोत कौर, लोटस में। लोटस का कैमरा शायद खराब है, लेट मी मूव टू द अदर सेक्शन। एक बच्चा मेरे को बताया गया डैफोडिल में, गुरजोत सिंह, गुरजोत सिंह, सॉरी, गुरजोत सिंह। डैफोडिल में बेटे गुरजोत सिंह का नाम स्टार लगाया मेरे पे कि ये बच्चा बता सकता है आंसर इसका। शाबाश। ट्रांसमिशन वायर कौन से मटेरियल की होनी चाहिए? कॉपर की, एल्यूमिनियम की, टंगस्टन की, या इन दोनों की किसी की भी हो सकती? बोलो। ये बच्चा बोलता है कॉपर की। कारण क्या है बेटे, कारण बताओ। कॉपर की क्यों बोल रहे हो? व्हाई डू यू प्रेफर कॉपर? तो ये बच्चा कारण नहीं बता पा रहा बेटे। मेरे को तो बोला गया था भाई, ये देखो तुम्हारे नाम पे स्टार लगाया इन्होंने, इन्होंने बोला है कि ये बच्चा तो जवाब दे देगा। ये तो गड़बड़ हो गई। स्पेशल बोला है कि ब्राइट बच्चा है ये तो। बताओ बताओ, कॉपर क्यों लेनी चाहिए? चलो बैठो, कोई बात, कोई बात। बेटे इस बच्चे ने बोला कॉपर, और इसको कहना चाहिए था सर कॉपर इसलिए क्योंकि ये वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन हम कॉपर को प्रेफर नहीं करेंगे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने के बावजूद। टंगस्टन को तो बिल्कुल नहीं करेंगे, इसकी तो कंडक्टिविटी बहुत कम है, बिजली का करंट बड़ी मुश्किल से निकल पाता है इसमें। कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों में निकल जाता है, ये दोनों गुड कंडक्टर हैं। पर फिर भी हम कॉपर को नहीं यूज करेंगे। जानते हो क्यों? क्योंकि कॉपर इज वेरी कॉस्टली मेटल। एल्यूमिनियम में अच्छा करंट निकलता है, उतना अच्छा नहीं निकल पाता जितना कॉपर में, पर फिर भी एल्यूमिनियम अच्छा कंडक्टर में माना जाता है। एल्यूमिनियम इज इकोनॉमिकल, सस्ती पड़ती है खरीदने में, इकोनॉमिकल टू बाय। तो इन ये जो ट्रांसमिशन वाली तारें होती हैं, इनको हम एक और बात भी बोलते हैं, ओवरहेड केबल्स। ओवरहेड केबल, जो हमारी सड़कों के ऊपर हमने ऐसे तारें देख रही है ना लगी होती हैं, बड़ी बड़ी टावर टू टावर, वो सारी एल्यूमिनियम की बनी होती है। एल्यूमिनियम इज ए गुड कंडक्टर, एल्यूमिनियम इज इकोनॉमिकल, खरीदने में सस्ता है। और एक बात बताता हूं एल्यूमिनियम क्यों खरीदते हैं।
अगर मैंने यहाँ पर कॉपर की वायर लगा दी होती तो कॉपर की वायर सनलाइट पड़ने से वो ऐसे ऐसे की बजाय ऐसे लटक जाती, नरम होने के बाद गर्म हो जाती है सनलाइट से, और फिर वो सॉफ्ट हो जाती है, वो इस तरह से हैंग कर जाती है। अगर हैंग कर जाती है तो यहाँ पर खेतों में हमारे किसान लोग ट्रैक्टर से खेती करते हैं, तो अगर बारिश होगी होगी तो मॉइस्चर में से करंट आ जाएगा, हमारे किसानों की मौत हो सकती है। तो लेकिन एल्यूमिनियम हल्की वायर होती है, एल्यूमिनियम की वायर अगर स्ट्रेट लगी होगी उस पे सनलाइट आएगा भी, उसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं होती, वो थोड़ा सा बेंड होगी, थोड़ा सा। एल्यूमिनियम की, कॉपर की ज्यादा बेंड हो जाएगी। तो किसान अगर नीचे खेतों में काम कर रहा होगा अपने ट्रैक्टर से, तो ये पुर भी दूर रहेगी, करंट नहीं आ पाएगा। समझ आया? तो आपने 3 रीजन बताने हैं एल्यूमिनियम को सिलेक्ट करने के। सर, नंबर 1, एल्यूमिनियम इज ए गुड कंडक्टर। नंबर 2, वी हैव टू स्पेंड लेस मनी टू बाय द एल्यूमिनियम केबल। नंबर 3, द स्लैंग, इसको बोलते हैं स्लैंग, SLANG, स्लैंग, स्लैंग इन द कॉपर cables, sorry, aluminum cables due to heat is very less in comparison to copper। समझ आया बेटे? ये थी 3 बातें। एक बार फिर से बता दूं, एल्यूमिनियम क्यों सिलेक्ट करते हैं? ट्रांसमिशन वायर के लिए, ट्रांसमिशन वायर के लिए, जिसको कि हम बिजली को सप्लाई करने की तारें बोलते हैं। इसका नाम ओवरहेड केबल्स भी होता है, केबल्स। इसलिए एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बेटर होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बेटर होती है, इसलिए आसानी से करंट निकल पाएगा, ये कम गर्म होएगी। दूसरी बात, एल्यूमिनियम सस्ती होती है, इकोनॉमिकल टू बाय, इकोनॉमिकल टू बाय, इतनी सस्ती होती है कि बसों की बॉडी, एरोप्लेन की बॉडी एल्यूमिनियम की बनी होती है। अगर ये सस्ती है तो चोर लोग इसको चोरी नहीं करते, ठीक है? इसलिए आप कहोगे लेस प्रोन टू थेफ्ट, लेस प्रोन टू थेफ्ट, इसके चोरी के चांसेस कम हैं। और तीसरी बात, अपॉन हीटिंग, अपॉन हीटिंग, कॉमा, स्लैंग, स्लैंग इन एल्यूमिनियम वायर इज लेस, एल्यूमिनियम वायर इज लेस। क्यों लेस होती है? क्योंकि एल्यूमिनियम एक हल्की धातु है, बिकॉज इट्स डेंसिटी इज लो, डेंसिटी इज लो। ये 3 कारण है। शाबाश। वो बच्चा मूर्ख होएगा जो इसको लिखेगा नहीं, इसके हिंट भी नहीं लिखेगा, क्योंकि पेपर में आ जाना है। हो सकता है आपका पेपर मैंने ही बनाना हो सकता है प्रिंसिपल मैम बोल दें सर क्वेश्चन पेपर फाइनल पेपर बना के भेज दो, ऐसा भी मुमकिन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, चूज द स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज। फ्यूजेस आर इंसर्टेड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ ऑल बिल्डिंग्स। सही बात है। There is a maximum limit on the current which can safely pass through the electric circuit। ठीक है, उससे ज्यादा करंट होएगा तो पिघल जाएगी फ्यूज की वायर। There is minimum limit on which current can safely pass through the electric circuit। अगला ऑप्शन, if a proper fuse is inserted in the circuit it will flow if current exceeds the safe current। इसमें जो गलत बात है ना वो सी ऑप्शन है, 8th की सी ऑप्शन इज रॉन्ग स्टेटमेंट। फ्यूज की वायर में कोई मिनिमम करंट की लिमिट नहीं होती, मिनिमम थोड़ा थोड़ा करंट, जितना मर्जी थोड़ा करंट निकल जाए, उस पर कोई लिमिट नहीं होती। हाँ, मैक्सिमम करंट में लिमिट होती है। अगर ये फ्यूज की वायर है, किसकी बनी होती है बेटे? लेड एंड टिन। सभी बच्चों को लेड का सिंबल याद होना चाहिए, PB। टिन का सिंबल होना चाहिए याद, SN। इन 2 मेटलों से बनी होती है और
इसके अंदर एक करंट पास करने की एक मैक्सिमम लिमिट तो होती है, उस मिनिमम नहीं होती, मैक्सिमम लिमिट। अगर उससे ज्यादा करंट चला गया मैक्सिमम लिमिट से तो एकदम से फ्यूज हो जाएगा, वायर ब्लोन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, जो फ्यूज की वायर होती है, फ्यूज वायर, उसके ऊपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9 बेटे, फर्स्ट ऑप्शन, it is made up of a special material such that boiling point is higher than that of other metal, boiling point is lower, resistance is higher, resistance is lower। तो आप बोलोगे इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, मेल्टिंग पॉइंट लो होने से जैसे ही करंट इसमें से गुजरता है ये मेल्ट हो जाता है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही। ओके बेटे। 10th क्वेश्चन, which of the following precautions should be taken in electricity? We should never touch the electric bulb connected to the live wire. We should never experiment electric supply from the mains or generator. We should never use just any wire or strip of the metal in place of fuse. We should never turn the switch on. Whichever is not taken. We should never turn the switch in on position. नहीं भाई, ये तो गलत है, डी वाला क्वेश्चन गलत है, डी वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 में कभी कभी स्विच को ऑन भी करना पड़ता है। अगर स्विच को हम ऑन नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ टेस्टर डालते हैं। टेस्टर, टेस्टर कैसा होता है आपने देखा होगा, ऐसी शेप का बना होता है टेस्टर, स्क्रू ड्राइवर जैसा। टेस्टर को इसमें डालते हैं तो इसमें लाइट ग्लो होता है और तभी हमें पता लगता है कि ये वायर ठीक है, इसमें से करंट जा रहा है। तो इसलिए स्विच को कभी कभी ऑन भी करना पड़ता है। अब हमारे पास केस स्टडी बचा है बेटे, केस स्टडी, ओनली केस स्टडी बचा है। लास्ट क्वेश्चन, इसमें वो बोलता है, फर्स्ट क्वेश्चन, नाइक्रोम शुड बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ कॉपर इन द साइंस एक्सपेरिमेंट। नाइक्रोम वायर हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट, कॉपर, ये वो आपको पता होना चाहिए बेटे। नाइक्रोम वायर कहाँ यूज होते हैं? हीटर के लिए नाइक्रोम, बस लास्ट क्वेश्चन है, हीटर के लिए यूज करते हैं और उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? हाई होता है रेजिस्टेंस। व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग अ वायर ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट इन दिस एक्सपेरिमेंट? अगर कोई वायर हम ऐसा यूज करते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस है कि वो हीट होने से ब्रेक ना हो। अगर वो हीट करने से ब्रेक ना हो तभी हम लेबोरेटरी के अंदर, लैब के अंदर ऐसी वायर्स यूज करते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो। बस खत्म हो गया बेटे। जिनको आज का लेक्चर समझ आया प्लीज वेव योर हैंड। आज का लेक्चर समझ आया? फीडबैक चाहिए होती है बेटे, शाबाश, गॉड ब्लेस यू।